बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5 परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ चैप्टर नंबर 1 स्टोकियोमेट्री ऑफ ग्रेड 11 केमिस्ट्री। परसेंटेज आपके पास क्या होती है जो आपकी पेपर्स में आती है 70%, 80%। हमेशा परसेंटेज इज ऑलवेज आउट ऑफ 100। आपको आपके एग्जैक्ट मार्क्स नहीं बताए जाते 700 है, 800 है, 900 है। आपको लेट अस सपोज सिर्फ आपकी परसेंटेज पता है जो कि है 80%, 70%, 75%। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड भी इसी तरह होता है। लेट अस सपोज आपके पास एक कंपाउंड है MgO। आपके पास एक कंपाउंड है MgO। अब आपको नहीं पता एग्जैक्टली कि मैग्नीशियम का क्या मैस है या आपके पास ऑक्सीजन का क्या मैस है, ठीक है, लेकिन आपको बता दिया गया है कि मैग्नीशियम, लेट अस सपोज ये सारा आपके पास क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपके पास क्या है 75% है और जो ऑक्सीजन है वो आपके पास क्या है 25% है। ईच बॉक्स कैरी 25% हियर इन दिस सर्कल, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि 3 पार्ट्स आपके पास मैग्नीशियम के हैं और एक पार्ट आपके पास ऑक्सीजन है। ये कंबाइन हुआ है तो आपके पास क्या बन गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपके पास कॉन्सेप्ट इसलिए ज़रूरी है कि न्यूमेरिकल्स में कभी कभी वो आपको दे देता है 75% मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वहाँ पर आपने क्या करना होता है, आपने परसेंटेज को आपने यूज़ करना होता है ऐसा मैथ। तो आप लोग लिखते हैं मैथ इज इक्वल टू 75 ग्राम, तब ये कॉन्सेप्ट आपके पास यूज होता है। लेट अस सपोज कि वो आपको क्वेश्चन घुमा के दे देता है और वो आपको कहता है टू फाइंड आउट व्हाट इज द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ FeSO4। आपसे वो पूछ रहा है कि आपके पास FeSO4 एक कंपाउंड है। अब आप उसको बताएं कि उसमें आयरन कितना है, सल्फर कितना है और ऑक्सीजन कितना है। तो आप क्या करेंगे, आपको दो चीज़ें पीरियोडिक टेबल से पता चल जाएंगी, एटॉमिक मास ऑफ अ आयरन, ठीक है, और मोलर मास आप कैलकुलेट कर लेंगे FeSO4 का, ठीक है। मोलर मास आप कैलकुलेट कर लेंगे, मोलर मास ऑफ आयरन सल्फेट आपके पास क्या है 151.9 ग्राम। अब आयरन की परसेंटेज निकालने के लिए कि आयरन कितने परसेंट आपके पास प्रेजेंट है FeSO4 में, आप आयरन के एटॉमिक मास को डिवाइड करेंगे FeSO4 के मोलर मास से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपके पास आ जाएगा 36.7%। इसका मतलब है FeSO4 में आपके पास आयरन कितना प्रेजेंट है 36.7%। इसी तरह आपके पास सल्फर का भी होगा, उसका मास, सल्फर के मास को डिवाइड कर देंगे आप लोग सल्फर के आयरन सल्फेट के मोलर मास के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। नेक्स्ट है आपके पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का भी इसी तरह होगा, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का आपके पास क्या होता है 16 होता है, ठीक है। आपके पास कितने कितने ऑक्सीजन एटम्स आपके पास प्रेजेंट है आयरन सल्फेट में 4 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। तो आप 16 टाइम्स 4 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 64। अब जो आपके पास 4 ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास है उसको आप डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ आयरन सल्फेट से और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 42.2%। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन आपके पास आयरन सल्फेट में सबसे ज़्यादा है जो कि है 42.2%। ये आपके पास कॉन्सेप्ट है परसेंटेज कॉम्पोजिशन का। तो क्या फॉर्मूला बनता है आपके पास परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट का, इट इज अ मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। जैसे ऑक्सीजन थे आपके पास 4 ऑक्सीजन एटम थे तो मैंने पहले 4 ऑक्सीजन एटम का मास निकाल लिया, फिर उसको डिवाइड कर दिया मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड जो कि आपके पास क्या है FeSO4। सो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड। नेक्स्ट है आपके पास लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। इसको इस तरह से समझें आप कि अगर ये जग आपके पास 1 लीटर का है, 1 लीटर वाटर है इसमें, तो एक टैंक के पैकेट से 1 लीटर जूस ही बन सकता है। अगर आपके पास अब 10 लीटर वाटर है घर पे, 50 लीटर है, 250 लीटर वाटर प्रेजेंट है, तो भी आपके पास एक टैंक के पैकेट से 1 लीटर जूस ही बन सकता है। तो टैंक आपके पास क्या हुआ, लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ। क्या है टैंक आपके पास, लिमिटिंग रिएक्टेंट।
आपके पास जितना मर्जी वाटर है, आपके पास वाटर, आपके पास क्या है, आपके पास एक्सेस रिएक्टेंट है। वाटर आपके पास घर में जितना मर्जी है, अगर आपके पास टैंक का पैकेट एक है तो आप 1 लीटर जूस ही प्रिपेयर कर सकते हैं। जूस आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है। अब इसको यहाँ से समझते हैं। द रिएक्टेंट दैट इज कंज्यूम्ड कंप्लीटली इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। जब आप टैंक का 1 लीटर जूस बनाएंगे तो जो टैंक का पैकेट है वो आपके पास कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। सेकेंड है, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। वो रिएक्टेंट जो आपके पास लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनाएगा, जैसे ये आपके पास टैंक है, ठीक है, ये आपके पास 1 लीटर जूस ही बनाएगा। इवन दो आपके पास जो वाटर है वो 10 लीटर हो सकता है, 250 लीटर हो सकता है, लेकिन जो आपके पास टैंक है वो रिएक्ट करके 1 लीटर जूस ही बनाएगा आपके पास। तो आपके पास मिनिमम लीस्ट नंबर ऑफ जग ऑफ जूसेस बना रहा है आपके पास। इसीलिए हम कहते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द वन दैट प्रोड्यूस लीस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। द रिएक्टेंट लेफ्ट अनयूज्ड और अनरिएक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट इन एक्सेस और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। जो वाटर है आपके पास वो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, या आपके पास ऐसा रिएक्टेंट है जो आपके पास एक्सेस में। अगर आपके पास 250 लीटर वाटर है, लेकिन अगर आपके पास टैंक का एक ही पैकेट है तो आप 1 ही लीटर जूस बना सकेंगे। बाकी जो आपके पास सारा वाटर 10 लीटर में अगर आपने 1 लीटर का जूस बना लिया, जो बाकी जो 9 लीटर है वो आपके पास एक्सेस रिएक्टेंट है, या आपके पास नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है जो जूस नहीं बनाएगा। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल 1.6। किसी की बुक में 1.6 है, किसी की बुक में 1.5 है। It says 200 ग्राम ऑफ K2Cr2O7। आपको क्या दिया गया है, 200 ग्राम ऑफ K2Cr2O7 were reacted with 200 ग्राम ऑफ concentrated H2SO4। mass आपको दे दिया गया है। Calculate the mass of atomic oxygen produced, ये आपने फाइंड आउट करना है, एंड mass of reactant left unreacted, mass of reactant left unreacted, ठीक है। अब कोई इन K2Cr2O7 या H2SO4 में से कोई एक ऐसा है जिसका mass रिएक्ट करने के बाद कुछ ना कुछ बच गया है, वो आपके पास कौन सा है, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। एक वो है जो कम्प्लीटली यूज हो गया, एक वो है जो कम्प्लीटली यूज नहीं हुआ, जो एक्सेस में था, वो आपने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करना है। जैसे हमने पिछली एग्जांपल में बात की थी, अगर हमारे पास एक पैकेट टैंक का है तो वो 1 लीटर जूस ही बनाएगा। तो हमने देखना है कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा वो ही डिसाइड करेगा कंसंट्रेशन कि आपके पास बाकी जो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है वो कितने कितने यूज होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं, सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें रिएक्टेंट्स के मोल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मोल्स फाइंड आउट कर लेती हूँ K2Cr2O7 के। मोल ऑफ K2Cr2O7, ठीक है। मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास आपके पास क्या है, 200 ग्राम डिवाइडेड बाय K2Cr2O7 का मोलर मास आपके पास होता है 294 ग्राम, ठीक है। इसको आप कैलकुलेटर पर डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 0.68 मोल्स। K2Cr2O7 के मोल्स मैंने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब मैं आगे मोल्स कैलकुलेट करूंगी H2SO4 के, मोल्स ऑफ H2SO4। फॉर्मूला मेरे पास वही रहेगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास मुझे क्या दिया गया है, 200, और मोलर मास मुझे क्या दिया गया है, 98। मोलर मास मेरे पास क्या है, 98। यूनिट आपने याद रखना है, ग्राम पर मोल है, ठीक है। तो जब आप 200 को डिवाइड करेंगे 98 से तो आपके पास आ जाएगा 2.04 मोल्स, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। बट द थिंग इज,
जो आपने यहाँ पर कंसिडर करना है कि ये जो आपके पास मोल्स ऑफ K2Cr2O7 है ये आपके पास यहाँ पर 1 मोल के लिए आए हैं, और यहाँ पर जो आपके पास मोल्स ऑफ H2SO4 हैं यहाँ पर आपके पास क्या कोफिशिएंट यूज हो रहा है 4। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए आप लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो आपने एक्चुअल मोल्स निकाले हैं इनको इनके केमिकल इक्वेशन में जो मोल्स रिप्रेजेंट हुए हैं उनसे डिवाइड करना है, जो कोफिशिएंट है उनसे डिवाइड करना है। ठीक है, K2Cr2O7 ठीक है और H2SO4। K2Cr2O7 के मोल्स 0.68 है, डिवाइडेड बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपके पास कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है 1, तो आप इसको किससे डिवाइड करेंगे 1 के साथ डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, दोबारा से आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन चेक कर सकते हैं। 2.04 एक्चुअल मोल हमने H2SO4 की कैलकुलेट किए हैं और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या कोफिशिएंट गिवन है इसके साथ 4। अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगी 0.68 डिवाइडेड बाय 1 तो मेरे पास 0.68 आएगा। ठीक है, और H2SO4 मेरे पास क्या आएगा 2.04 डिवाइडेड बाय 4 करूंगी तो मेरे पास 0.51 आ जाएगा। तो अब आपके पास 0.51 आया है H2SO4, इन दोनों को कंपेयर करें तो 0.51 आपके पास स्मॉलर है एज कंपेयर टू 0.6, तो इसका मतलब है H2SO4 हमारे पास क्या है लिमिटिंग रिएक्टेंट है। फर्स्ट पार्ट हमने न्यूमेरिकल का सॉल्व कर लिया है जिसमें हमने अपना लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो ये तो आपके पास एक ट्रिक था देखने के लिए। अब आपके पास जो एक्चुअल ए पार्ट है वो स्टार्ट होगा। ये आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है और इसके आपके ने जो मोल्स कैलकुलेट किए थे वो आपके पास 2.04 मोल्स थे। आपने बाकी सारी कैलकुलेशन अब लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल्स को कंसिडर करके करनी है। ठीक है, चलिए तो पार्ट ए में आपने क्या फाइंड आउट करना था, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करने थे। हम लोग एक कंपैरेटिव रेशियो बना लेते हैं, ऑक्सीजन रेशियो H2SO4। क्वेश्चन में उन्होंने आपसे पूछा है अगर आपके पास 2.04 मोल्स ऑफ H2SO4 हो तो ऑक्सीजन का मास क्या होगा। मास कैलकुलेट करने के लिए आपको ऑक्सीजन के पहले मोल्स कैलकुलेट करने होंगे। ठीक है, फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप लोग मास कैलकुलेट कर सकेंगे। मोल्स देखें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं आपके पास 3 मोल्स हैं, तो आपने यहाँ पर 3 लिख देना। H2SO4 के कितने हैं 4, तो आपने यहाँ पर 4 लिख देना। मतलब अगर H2SO4 के 4 मोल्स होंगे तो ऑक्सीजन के कितने होंगे 3 मोल्स होंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके पास सेकेंड इंफॉर्मेशन आपने क्या है आपके पास 2.04 मोल्स हैं H2SO4 के आपके पास जो आपने खुद कैलकुलेट किए हैं, तो आपने लिख दिया यहाँ पे 2.04 मोल्स आपके पास H2SO4 के हैं। अब कितने मोल्स ऑक्सीजन के बनेंगे इसके लिए आपने यहाँ पर x निकाला। अब आपने इसको रेशियो को फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट करना आता होगा। 3:4 को आप लिखते हैं 3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू x रेशियो 2.04 को आप लिखेंगे x डिवाइडेड बाई 2.04। ठीक है, x आपके पास क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब इसको सिंप्लीफाई करें, x इज इक्वल टू ये वहां पर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.04 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय 4। x आपके पास क्या था मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन यूज्ड। कितने मोल्स आपके पास यूज हुए हैं 1.53 मोल्स ऑक्सीजन के आपके पास यूज हुए। ठीक है, अब जब आपने फाइंड आउट क्या करना है क्वेश्चन में मास फाइंड आउट करना है, मास ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड। अब आप अपने पास इजीएस्ट सा फॉर्मूला लगा लेंगे जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, मोलर मास आपके पास यहाँ पर क्या है आपने फाइंड आउट करना है। मास मोलर मास आपके पास ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन है, सिंगल ऑक्सीजन एटम है, तो आपके पास 16 आएगा 16 ग्राम पर मोल। और आपने मोल ऑक्सीजन के क्या कैलकुलेट किए हैं अभी
1.53 मोल। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, मास इज इक्वल टू, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू के उस साइड पे जाएगा तो न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1.53 मोल मल्टीप्लाई बाय 16 ग्राम डिवाइडेड बाय मोल। मोल से कट जाएगा, 1.53 आपके पास मल्टीप्लाई होगा 16 से, तो आपके पास जो मास आ जाएगा H2 मास आ जाएगा आपके पास एटॉमिक ऑक्सीजन का, वो होगा 24.4 ग्राम ऑक्सीजन। मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये तो आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर था। नेक्स्ट आ जाए बी पार्ट पे। बी पार्ट पे आप लोगों ने कैलकुलेट करना है मास ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेंट। नेक्स्ट में आपने क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेंट। मास फाइंड आउट करने के लिए दोबारा से आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, मोल डिवाइडेड बाय मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। दोबारा से ये फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन मैंने आपको कहा था कि अब जो भी मोलर कैलकुलेशंस होंगी वो लिमिटिंग रिएक्टेंट को लेकर होंगी। लिमिटिंग रिएक्टेंट आपके पास कौन सा है, H2SO4। ठीक है, तो अब इक्वेशन को कंसिडर करके हम लोग K2Cr2O7 और H2SO4 के मोल्स को कंपेयर कर लेंगे। बुक अपने सामने रखें, इक्वेशन अपने सामने रखें। K2Cr2O7 का देख लेते हैं कितने मोल्स यूज हो रहे हैं। K2Cr2O7 के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 है। अगर K2Cr2O7 का 1 मोल यूज हो रहा है तो H2SO4 का उसके 4 टाइम्स यूज हो रहे हैं, मतलब 4 मोल यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब H2SO4 के अगर 2.04 मोल्स यूज हो रहे हैं तो K2Cr2O7 के कितने मोल यूज होंगे, हमने ये देखना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देख के अगर 4 मोल यूज हो रहे हैं H2SO4 H2SO4 के, तो 1 मोल यूज हो रहा है K2Cr2O7 का बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। फिर आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल्स खुद कैलकुलेट किए हैं। अगर 200 मास हो, अगर 2.04 मोल्स यूज हो रहे हैं H2SO4 के, तो कितने मोल्स आपके पास यूज होंगे K2Cr2O7 के, x मैंने लगा दिया। दोबारा से फ्रैक्शन में चेंज कर ली, 1 डिवाइडेड बाय 4 ये वाली फ्रैक्शन। सेकेंड फ्रैक्शन इसकी बना के लिख रही हूँ x डिवाइडेड बाय 2.04। अब x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू 2.04 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय 4। तो आपके पास मोल्स ऑफ K2Cr2 जो 7 आपके पास यूज हुए हैं, मोल्स ऑफ K2Cr2O7 यूज्ड जो यूज हुए हैं आपके पास, वो आपके पास क्या है, 0.51 मोल्स आपके पास एक्चुअली में यूज हुए हैं। 0.51 आपके पास मोल्स यूज हुए हैं। ठीक है, और आपको गिवन कितने थे, क्वेश्चन में चल के देखते हैं। गिवन आपको कितने थे, 200 मास गिवन था। मास से आपने कितने मोल्स कैलकुलेट कर लिए थे K2Cr2O7 के, 0.68 मोल्स। मतलब 0.68 मोल्स प्रेजेंट थे आपके पास, जिसमें से यूज आपके पास कितने हुए हैं, 0.51 मोल यूज हुए हैं। ठीक है, मोल्स ऑफ K2Cr2O7 अनरिएक्टेड जो आपके पास बच गए हैं, ये 0.51 तो आपके पास यूज हुए। ठीक है, कितने में से, 0.68 में से। जैसे अगर आपके पास 10 लीटर वाटर है तो उसमें 1 लीटर वाटर आपके पास यूज हुआ है, 9 लीटर्स आपके पास बच गया। ठीक है, तो 0.68 माइनस 0.1 तो आपके पास 0.17 मोल्स लेफ्ट। अब उन्होंने आपसे क्वेश्चन चेक करें, पूछा था मास ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। ठीक है, कितना K2Cr2O7 आपके पास अनरिएक्टेड पड़ा हुआ है। अनरिएक्टेड जो रिएक्ट ही नहीं हुआ, वो आपके पास कितना है, 0.17 मोल्स। रिएक्ट नहीं हुआ और 0.51 आपके पास रिएक्ट हो गया था। तो अब इन मोल्स को लेकर आप लोगों ने मास कैलकुलेट करना है, वही फॉर्मूला लगा के, मास इज इक्वल टू
moles of K2Cr2O7 multiplied by formula mass of K2Cr2. फॉर्मूला मास इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है. मोलर मास मॉलिक्यूल्स के लिए लिखा जाता है, फॉर्मूला मास आयनिक कंपाउंड के लिए लिखा जाता है. मोल्स that are unreacted it's 0.17 times formula mass of K2Cr2O7. आप लोगों ने पीछे कैलकुलेट किया था, वो आ रहा था आपके पास 294. मल्टीप्लाई करेंगे इनको आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा 49.98 ग्राम. 49.98 ग्राम mass of K2Cr2O7 left unreacted. ये आपके पास बी पार्ट का आंसर था आपके. ठीक है, सिंपली एक दफ़ा समरी बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आपके पास न्यूमेरिकल था, आपने इसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट कर लेना है. दो ही रिएक्टेंट है, आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट कर लेना है कि कौन सा आपके पास कम है. तो आपने क्या किया, इसके मोल्स मैस आपके पास गिवन था, इसके मोल्स कैलकुलेट कर लिए. मैस आपके पास गिवन था H2SO4 के मोल्स कैलकुलेट कर लिए. मोल्स कैलकुलेट करने के बाद आपने उनको उनके कॉफिशिएंट से डिवाइड करना है. कॉफिशिएंट से आपने डिवाइड किया, आपने देखा कि H2SO4 के मोल्स कम आ रहे हैं 0.51. फिर बाकी सारी कैलकुलेशंस आपने H2SO4 के मोल्स को कंसिडर करके करनी है. सबसे पहले आपके पास क्या था, मैस ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड, मैस फाइंड आउट करना था. मैस फाइंड आउट आप हमेशा कर सकते हैं तब जब आपके पास मोल्स होंगे, इजीली तब कर सकते हैं. तो आपने पहले मोल्स कैलकुलेट किए ऑक्सीजन के एज कंपेयर टू H2SO4 और फिर आपने उससे उसका मैस कैलकुलेट कर लिया. नेक्स्ट आपके पास था मैस ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, जो बच गया आपके पास. आपके पास H2SO4 के मोल्स गिवन थे, H2SO4 से कंपेयर करके आपने K2Cr2O7 के वो मोल्स निकाल लिए जो आपके पास यूज हुए हैं. ठीक है, वो मोल्स निकाल लिए जो आपके पास यूज हुए हैं. ये तो आपके पास प्रेजेंट थे, लेकिन इनमें से यूज कितने हुए हैं 0.51. फिर आपने 0.51 को माइनस कर लिया 0.68 में से, आपके पास रह गए 0.17. फिर 0.17 मोल्स यूज करके फॉर्मूले में पुट करके आपने मैस निकाल लिया K2Cr2O7 का, दैट लेफ्ट अनरिएक्टेड इन अ केमिकल रिएक्शन. Example number 1.6, it says 20 gram of H2SO4 on dissolving in water ionizes as follow. Calculate number of H2SO4 molecule, number of hydrogen ion and sulfate anions, mass of individual ion. पार्ट नंबर ए से सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं. इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला आपने यूज करना है वो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर. अगर मोल्स को फॉर्मूला में ऐसे लिख दूं, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मास टाइम्स 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23. ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने का आपके पास क्या है, फॉर्मूला है. ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 6.002 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23. सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स. इक्वेशन लिखना जरूरी है कि कैसे डिसोसिएट होगा आपके पास वाटर में. H2SO4 गिव्स यू 2 हाइड्रोजन कैटाइंस एंड 1 सल्फेट आयन. फर्स्ट पार्ट में आपने नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, तो हम कैसे करेंगे, नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स, वैल्यूज पुट कर देनी है हमने फॉर्मूले में. मैस आपके पास गिवन है 20 ग्राम, 20 ग्राम मैस पुट हो जाएगा. मोलर मैस आपके पास H2SO4 का होता है 98 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल मोलर मैस का यूनिट है. मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23. इन क्वांटिटीज को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 1.2
228 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 23। तो आपके पास नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स हैं 1.22 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 23। फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया है। अब मूव करते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। बी पार्ट कहता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन। आपने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयंस। ठीक, इसके लिए आप कर लें हाइड्रोजन आयंस और H2SO4 को कंपेयर। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपको क्या नजर आता है कि अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल और H2SO4 का होगा तो आपको कितने हाइड्रोजन आयंस दे रहा है? 2 हाइड्रोजन आयंस दे रहा है। ठीक है, तो आपने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस फाइंड आउट करने हैं, बिल्कुल जैसे आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किए थे। तो अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल H2SO4 का 2 हाइड्रोजन आयंस दे रहा है तो 1.22 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23 मॉलिक्यूल्स आपको कितने हाइड्रोजन आयन देंगे, ये आपने फाइंड आउट करना है। जो फाइंड आउट करना है उसको मैं क्या लिख रही हूँ? x लिख रही हूँ। अब आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें तो मेरे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1, फर्स्ट फ्रैक्शन है। ठीक है, सेकंड को मैं फ्रैक्शन में चेंज कर रही हूँ तो मेरे पास आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 1.22 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23। अब ये यहाँ डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है, वहां पर जाएगा तो न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1.22 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 2, और मेरे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, मेरे पास आ जाएंगे 2.456 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23 हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, इसी तरह मैंने नेक्स्ट में सल्फेट आयंस कैलकुलेट करने हैं तो मैं सल्फेट आयंस को कंपेयर कर लूंगी H2SO4 के साथ। ठीक है, H2SO4 का एक मॉलिक्यूल मुझे कितने आयंस दे रहा है? सल्फेट आयन के एक ही मॉलिक्यूल दे रहा है। बैलेंस ऊपर से केमिकल इक्वेशन चेक कर लें। अगर मेरे पास 1.22 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे H2SO4 के तो वो कितने सल्फेट आयन देगा? मैंने यहाँ पर x लिख लिया। इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर लें, 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू, इसको फ्रैक्शन में अब आप चेंज करेंगे तो पहले सल्फेट आयंस रखते हैं जैसे हमने यहाँ पर पहले भी सल्फेट आयन रखा था, x डिवाइडेड बाय 1.22 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23। तो आपके पास x की वैल्यू आ जाती है 1.22 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23। ठीक है, और x हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ सल्फेट आयंस। ठीक है, आपका पार्ट बी भी हो गया। अब आ जाए पार्ट सी की तरफ जिनमें उन्होंने आपसे पूछा है सी, मैस ऑफ इंडिविजुअल आयन। आपने क्या कैलकुलेट करना है? मैस ऑफ इंडिविजुअल आयन। फॉर्मूला आपके पास सेम रहेगा। फॉर्मूला आपके पास क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मैस divided by molar mass multiply by 6.02 multiply by 10 raised power 23। नंबर ऑफ इंडिविजुअल आयन, जब आपने H2SO4 को आयोनाइज किया था तो आपके पास क्या आया था? 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं इंडिविजुअल मैस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ मैस ऑफ इंडिविजुअल आयन। आपने मतलब जो चीज आपने फाइंड आउट करनी है इस फॉर्मूले में, अब वो आपके पास क्या है? मैस है। ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या है? आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आयन आपने क्या कैलकुलेट किए थे? यहाँ पर आपने कैलकुलेट किए थे 2.456 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 23। ये आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट किए थे। 2.456 टाइम्स 10 रेज़ पावर 23 ये आपने कैलकुलेट किए थे। मैस ऑफ हाइड्रोजन आयन आपने फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय मोलर मैस। क्या होता है आपके पास हाइड्रोजन आयन का? मोलर मैस आपके पास होता है 1.008 टाइम्स
6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ इस वैल्यू में, इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2.456 टाइम्स 10⁻23, ये यहाँ पर जाकर, ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.008 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, अवोगाड्रोस नंबर इज इक्वल टू के उस साइड पे जाएगा तो आपके पास डिवाइड हो जाएगा। 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन आयन, मास ऑफ इंडिविजुअल हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.411 ग्राम। तो आगे आप लोगों के पास मास ऑफ इंडिविजुअल हाइड्रोजन आयन। ठीक है, इसी फॉर्मूले में आपने दोबारा वैल्यूज पुट करनी है, इसी फॉर्मूले में आपने दोबारा वैल्यूज पुट करनी है और आप लोगों ने निकाल लेना है मास ऑफ सल्फेट आयंस। ठीक है, कैसे वैल्यू पुट करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आपके पास हाइड्रोजन आयंस के लिए था। ठीक है, अब मैं आपके लिए फाइंड आउट कर रही हूँ सल्फेट आयंस के लिए, इसी में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास सल्फेट आयन के लिए क्या आए थे, सल्फेट आयन के लिए आए थे आपके पास 1.22 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आया था आपके पास। ठीक है, तो आपने क्या लिख लिया, ये फॉर्मूला है जिसमें वैल्यू पुट हो रही है, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रही हूँ। 1.22 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 इज इक्वल टू मास, आप लोगों ने दोबारा से फाइंड आउट करना है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। आपके पास सल्फेट आयंस का क्या होता है, मोलर मास होता है आपके पास सल्फेट आयन का 96 टाइम्स 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा मास ऑफ सल्फेट आयंस इज इक्वल टू 1.22 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के उस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। आप इन वैल्यूज को कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 19.58 ग्राम। तो मास ऑफ सल्फेट आयन है आपके पास 19.58 ग्राम। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल 1.7, इट सेज मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद सल्फर टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम सल्फाइड, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड मीन्स आपने मैग्नीशियम सल्फाइड का मास कैलकुलेट करना है, कैन बी मेड फ्रॉम 1.5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 1.5 ग्राम ऑफ सल्फर बाय रिएक्शन। तो मैग्नीशियम आपके पास कितना है 1.5 ग्राम और सल्फर आपके पास कितना है, ये भी है आपके पास 1.5 ग्राम। अब मैग्नीशियम सल्फाइड का मास कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले कैलकुलेट करने होंगे मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड, और मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड आप लोग कैलकुलेट करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट को कंसिडर करके। अब आपके पास दो रिएक्टेंट है, मैग्नीशियम और सल्फर। अब आपने देखना है कि इसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम रिएक्टेंट के मोल्स फाइंड आउट करेंगे, फिर जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इनके कोफिशिएंट है उससे उनको डिवाइड करके देखेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, कौन सा ऐसा है जिसके मोल्स कम आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। Moles of magnesium is equal to mass divided by atomic mass of magnesium। कैसे निकालेंगे हम लोग,
मैथ आपको क्या गिवन है यहाँ पर, मैथ आपको गिवन है 1.5, एक्सक्यूज मी, 1.5 और एटॉमिक मास आपके पास मैग्नीशियम का होता है 24। आप इनको कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.0625 मोल्स ऑफ 0.0625 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करना है मोल्स ऑफ सल्फर। दोबारा से ये फॉर्मूला यूज होगा, मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। मास आपके पास है 1.5 ग्राम और सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 ग्राम्स पर मोल, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। इनको आप डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 0.0467 मोल्स। अब आपने यहाँ पर देखना है, कंपेयर करना है कि इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। लिमिटिंग रिएक्टेंट आपके पास कौन सा है, तो वो आप कैसे करेंगे, मोल्स आप लेंगे मैग्नीशियम के, कंपेयर करेंगे सल्फर के साथ। मैग्नीशियम के आपके पास कितने हैं 0.0625, सल्फर के आपके पास कितने हैं 0.0467। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो भी कोफिशिएंट है आपने उसको इनके साथ डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पर भी आपके पास 1 है कोफिशिएंट और यहाँ पर भी आपके पास 1 है कोफिशिएंट। तो आप क्या करेंगे, आप इनको इनसे 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास यही रहेंगे 0.0625 रेशो 0.0467। अब आप देखें कि आपके पास सल्फर के मोल कम है या मैग्नीशियम के। सल्फर के मोल्स आपके पास कम है 0.04, तो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट जो होगा वो आपके पास क्या होगा, सल्फर होगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट आपके पास कौन सा है, सल्फर है। अब आप सल्फर को कंसिडर करके मैग्नीशियम सल्फाइड के मोल्स कैलकुलेट करेंगे। अब निकालते हैं मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड कैसे निकालेंगे, सल्फर के मोल्स को कंसिडर करके निकालेंगे। 0.0467 मोल्स ऑफ सल्फर जो एक्चुअल में आपने कैलकुलेट किए हैं, डिवाइडेड बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये कैसे है, 1 मोल ऑफ सल्फर मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। मैग्नीशियम सल्फाइड के कितने मोल्स हैं, 1 मोल। कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या कैंसिल आउट होगा, मोल्स ऑफ सल्फर कैंसिल आउट हो जाएंगे मोल्स ऑफ सल्फर से। 0.467 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय 1 आपके पास आ जाएगा 0.0467। तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आपके पास क्या है, मैग्नीशियम सल्फाइड आपके पास क्या है 0.0467। आपने निकालना था क्वेश्चन में मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड, तो आप दोबारा से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यही वाला जो आप बार बार करते आ रहे हैं। वो है आपके पास मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड, मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैग्नीशियम सल्फाइड एक आयनिक कंपाउंड है। मोल्स अभी आपने कैलकुलेट किए हैं जो है आपके पास 0.0467। फॉर्मूला मास है मैग्नीशियम सल्फाइड का 56 ग्राम। कैसे 56 ग्राम, 24 इसका 32 सल्फर का। मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड,
आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे, आपके पास आ जाएगा 2.6152 ग्राम मास ऑफ मैग्नीशियम